सुंदरपुर नाम के गांव में शिल्पा अपने माँ पिताजी और एक भाई के साथ रहती थी। शिल्पा के माँ पिताजी एक छोटी सी कंपनी में मजदूरी कर अपने परिवार का ख्याल रखते थे। शिल्पा और उसका भाई दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते। उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था। शिल्पा अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में जाने लगी। कॉलेज में उसने गृह विज्ञान का सब्जेक्ट लिया, जिसमें सिलाई कढ़ाई सब कुछ सिखाया जाता था। एक दिन कॉलेज में शिल्पा मशीन पर ड्रेस सिल रही थी। वो देख शिल्पा की प्रोफेसर मालिनी शिल्पा से, अरे वाह शिल्पा, तूने तो बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाई है। अगर ऐसी ही सिलाई करती रहोगी तो जरूर एक दिन बहुत बढ़िया फैशन डिजाइनर बन जाओगी। थैंक यू मैम। दिन बीत रहे थे। शिल्पा बहुत ही खूबसूरत थी। उसके साथ साथ शांत स्वभाव की भी थी। उसके विचार बहुत ही खास थे। इतना ही नहीं, वो घर के हर एक काम में निपुण थी। एक दिन उनके घर में शिल्पा के मामा राघव आते हैं, तो शिल्पा का सारा काम धाम देख राघव शिल्पा के पिता रामू से, जीजा जी, शिल्पा अब बड़ी हो चुकी है। आपने उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? राघव की सारी बातें शिल्पा अंदर के रूम से सुन रही थी। अरे भाई, तुम भी तो मामा हो शिल्पा के। अब तुम ही बताओ, कोई अच्छा लड़का तुम्हारी नजर में हो तो? हाँ, जरूर है। इसलिए तो मैंने आपसे ये सब पूछा। अपनी शिल्पा वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। बहुत अमीर नहीं है, लेकिन हम लोगों से कई ज्यादा कमाता है लड़का। अच्छा, तो बात करो ना भैया। जीजा जी, हमारे पड़ोस में ही एक लड़का है, विकास। वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है और महीने का 1 लाख रुपए पगार कमाता है। महीने का 1 लाख? अरे राघव, वो कैसे हमसे रिश्तेदारी करेंगे? और हम भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा घर देखो जहां हम उन लोगों की बराबरी कर सके। ऐसी कोई बात नहीं है जीजा जी। उनके घर के उसूल ही कुछ अलग है। आज तक उनके परिवार में जितनी भी शादियां हुई है, उन्होंने गरीब घर की लड़कियों को ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया है। और एक बात जीजा जी, आखिर हमारी शिल्पा में कोई कमी तो ढूंढ कर निकाले। अरे वो सब ठीक है, लेकिन डर लगता है राघव आजकल। अरे जीजा जी, क्या आपको मुझ पर भी विश्वास नहीं? अब सारी बातें पूरी होने के बाद राघव शिल्पा के बारे में विकास की फैमिली को बताता है और शिल्पा की फोटो उन्हें दिखाता है। तो उसे देख, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। हमारे विकास को जरूर पसंद आएगी। शाम के समय विकास के पिताजी विकास को फोटो दिखाते हैं। उसे देख विकास शिल्पा को एक झटके में ही पसंद कर लेता है। कुछ ही दिनों में विकास और शिल्पा की शादी हो जाती है और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। शादी के 2 साल बाद शिल्पा एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक विकास काम करने जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पैर को भारी चोट लगने के कारण वो चल भी नहीं पा रहा था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो उसकी नौकरी भी छूट गई थी। एक दिन अस्पताल से घर आने के बाद विकास शिल्पा से, शिल्पा, ये हमारे साथ क्या हो गया? मैं तो कुछ काम भी नहीं कर पाता। अब क्या होगा हमारा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी। और घर में सभी तो है ना? हाँ, लेकिन आप सारी चिंताएं छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, ताकि आप जल्दी से ठीक हो पाए। अब शिल्पा अपना काम करने चली जाती है और विकास आराम करने लगता है। शिल्पा बहुत ही चिंता में थी, क्योंकि विकास के इलाज में बहुत सारा खर्चा हो चुका था। उन्हें उनका अपना घर भी बेचना पड़ा, लेकिन विकास को ये बात पता ना चले, इसीलिए वो वहीं पर किराए से रह रहे थे। तो विकास के पिता शिल्पा से, शिल्पा बेटी, मुझे लगता है हमें ये घर छोड़ना ही होगा। हम इस घर का किराया नहीं चुका पाएंगे बेटी। लेकिन पिताजी, अगर ये बात विकास को, तो क्या होगा शिल्पा? उसे बुरा लगेगा, यही ना? लेकिन यहाँ हमें तुम्हारे माँ बाप से तो कोई मदद नहीं मिल रही और ना ही तुम्हारी कोई कमाई है। या तुम ही नहीं छोड़ना चाहती है बड़ा घर? नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो विकास जी के हालात तो आपको पता है ना, आप तो जानती है ना। हाँ, सब जानती हूँ, लेकिन अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। अपनी सास की बात शिल्पा के मन को बहुत दुख पहुंचाती है, लेकिन फिर भी शिल्पा मन ही मन, आखिर वो जो बोल रही है वो है तो सही ही।
शिल्पा अपने मन में कोई द्वेष ना रखकर अपना काम करने लगती है कि तभी शिल्पा के मामा जी विकास से मिलने आते हैं। बेटी, अब कैसी तबीयत है दामाद जी की? मामा जी, अब कुछ सुधार है उनमें, लेकिन शिल्पा अपने मामा जी से बात करते करते जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोते देख शिल्पा की सास, रो क्यों रही हो? मरा तो नहीं तेरा पति, जिंदा है अभी। भरे घर में कोई रोता है भला? क्या इतनी सी भी अक्ल नहीं है तुम्हें? क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? मामा जी शिल्पा को लेकर बाहर चले जाते हैं और शिल्पा सारी बात अपने मामा जी को बता देती है। उसे सुन मामा जी। अरे शिल्पा, ये क्या? तुम तो बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली लड़की हो। ऐसे रोते नहीं बेटा, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। तुम कुछ काम क्यों नहीं शुरू कर देती? तुम्हारे परिवार को भी कुछ मदद हो जाएगी। मामा जी की बात सुनकर शिल्पा रात भर सोचती रहती है कि तभी उसके मन में अपनी टीचर सुमन की बातें आने लगती है। अरे वाह शिल्पा, तूने तो बहुत खूबसूरत ड्रेस बनाई है। अगर ऐसी ही सिलाई करती रहोगी तो जरूर एक दिन बहुत बढ़िया फैशन डिजाइनर बन जाओगी। अब शिल्पा ठान लेती है कि वो अपना सिलाई का काम शुरू करेगी। सुबह उठते ही वो अपने सास से, माँ जी, अब मैंने सोच लिया है कि आज के बाद मैं पिताजी का हाथ बटाऊंगी। नहीं बेटी, तुम्हारी विकास को जरूरत है। मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ। नहीं पिताजी, आजकल आपकी तबीयत भी कुछ साथ नहीं देती। पिताजी, मैं घर से बाहर ना निकलकर भी काम कर सकती हूँ। मैंने कॉलेज में गृह विज्ञान का कोर्स किया था। अब मुझे लगता है उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। क्या तुम सिलाई का काम करोगी बेटी? लेकिन लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे हमारे बारे में? क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे? पिताजी, जब हमें जरूरत है कोई हमारी मदद करने आगे नहीं आया। मेरे माँ पिताजी चाहते तो है, लेकिन उनके खुद के हालात ही ऐसे है कि। ठीक है बेटी, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे करो। बहू और ससुर की बातें सुनकर विकास की माँ की आंखें नम हो जाती है, जो कमरे के बाहर खड़ी रहकर उनकी बातें सुन रही थी। अब वो आगे आकर, तुम बिल्कुल सही कह रही हो शिल्पा, आज से ही तुम अपना काम शुरू करो। हमारे घर में मेरी पुरानी सिलाई मशीन है, जिस पर काम कर मैंने भी अपने परिवार का हाथ बटाया था जब हमारे दिन खराब थे। शिल्पा अपने सास के गले लग जाती है और दोनों मिलकर स्टोर रूम से सिलाई की मशीन निकालकर उसे अच्छा करती है और अपना काम शुरू करने के लिए बाहर एक बोर्ड भी लगवा देती है। शिल्पा अलग अलग प्रकार के ड्रेस, पर्स, थैलियाँ सिलकर जगह जगह बुटीक में जाकर दिखाने लगती है। तो एक बुटीक वाली शिल्पा से, ये सब क्या रद्दी लेकर आई हो यहाँ पर? अपना सामान लो और चलते बनो। मैडम, अगर आपको लेना है तो लीजिए, लेकिन आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। शिल्पा मायूस होकर दूसरे बुटीक में बड़े ही हिम्मत के साथ जाती है और अपने सारे सिलाई किए प्रोडक्ट दिखाने लगती है। उन्हें देख वो औरत, कमाल की कारीगरी है ये। एक काम करो, आप मुझे ये सारे के सारे ड्रेस दे दो। मैडम, अगर आपको और चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हाँ हाँ जरूर। अब शिल्पा अपने सारे ड्रेस बेचकर घर चली जाती है। आज उसके काम की शुरुआत हो चुकी थी। अब धीरे धीरे कर हर बुटीक में उसका प्रोडक्ट आने लगा। उसे अपने जैसे कई सारे औरतों की जरूरत पड़ने लगी, तो उसने सरकारी योजनाओं के जरिए कर्जा लिया और कई सारे औरतों को काम दिया। उसे फैशन की दुनिया के कई सारे अवार्ड भी मिले। यहाँ उसके पति की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी और उसके सास ससुर भी उसके काम में हाथ बटाने लगे। श्रीरंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक लड़का अपने माँ पिताजी के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती था। बचपन से ही वो डॉक्टर बनने की चाह लेकर पढ़ाई कर रहा था। अब वो अपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चला गया था। वहां जाकर उसने बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो एक डॉक्टर बन चुका था। उसने अपनी इंटर्नशिप शुरू करने से पहले वो अपने माता पिताजी से मिलने आता है। वहां आकर अपने माँ पिताजी से, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी इंटर्नशिप पूरी होते ही मैं गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल खोलूं और यहाँ के लोगों की सेवा करूं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। जरूर तुम इस गांव के वो पहले लड़के होगे जो डॉक्टर बनकर गांव वापस लौटना चाहते हो। अब सुरेश अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही अपने गांव लौट आता है और वहीं पर एक छोटे से कमरे में अपना अस्पताल शुरू करता है। शहर से गांव काफी दूर था, तो अब गांव के लोग सुरेश के पास ही आने लगे थे। कोई भी दर्द हो या कोई ज्यादा बीमार हो
तो कभी कभी सुरेश लोगों के घर जाकर भी उनका इलाज करवाता था। एक दिन पास के गांव का एक आदमी सुरेश के पास आकर, अरे डॉक्टर साहब, जरा देखिए तो मुझे क्या हुआ है। चलने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है डॉक्टर साहब। मैंने सुना है कि आप बहुत बढ़िया दवाई देते हैं, जिसके कारण फिर से अस्पताल आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आइए काका, जरा आपका चेकअप तो कर लूं। अब ऐसे ही सुरेश दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। आसपास के गांव के लोग भी उसके पास इलाज करवाने के लिए आते थे। अब उसके पास बहुत सारा पैसा आ चुका था। अब उसने शादी भी कर ली थी। उसने गांव में ही बहुत बड़ा अस्पताल खुलवाया था। उसकी ये तरक्की देख सुरेश के माता पिता बेहद खुश थे। एक दिन उसके पिताजी उससे, बेटा, तुम्हारी ये तरक्की देखकर बड़ा अच्छा लगता है। अब हम दोनों की इच्छा है कि हम दोनों एक बार 4 धाम हो आए बेटा। जरूर पिताजी, मैं आप दोनों के लिए एक ड्राइवर की व्यवस्था करवाता हूँ। 3-4 दिन बाद ही सुरेश के माता पिताजी 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब धीरे धीरे सुरेश का अपने अस्पताल में काम करने वाले लोगों के साथ बुरा बर्ताव शुरू हो चुका था। लेकिन वो डॉक्टर होने के कारण उसे कोई भी कुछ भी नहीं बोल पाते थे। अब वो बीमार लोगों को भी नजरअंदाज करने लगा था। देर देर तक वो अस्पताल में भी नहीं आता। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव के पास ही एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें 2 लोग जख्मी हो जाते हैं। तो गांव का एक आदमी डॉक्टर सुरेश को फोन लगाता है। हेलो, क्या मैं डॉक्टर सुरेश से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं ही बात कर रहा हूँ। कहिए, क्या बात है? डॉक्टर साहब, यहाँ गांव के पास में ही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें एक औरत और एक आदमी बहुत ज्यादा जख्मी हुए हैं। आप जल्द ही उन्हें अस्पताल लेकर आ जाइए। मैं जल्द ही वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश फोन रख देता है। अब वो अपना फोन बंद कर देता है। उसे अब किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो हर रोज की तरह ही अपने टाइम पर अस्पताल जाता है। दूसरी ओर वो आदमी बार बार डॉक्टर को कॉल कर रहा था, लेकिन फोन बंद आ रहा था और इसी कारण वो बहुत परेशान हो जाता है। अब सुरेश अस्पताल में पहुंच जाता है। उसे देखकर वो आदमी, सर नमस्ते। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। प्लीज डॉक्टर साहब, जरा देखिए तो इन दोनों को। मैं रास्ते से जा रहा था कि वहाँ पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट देखा और उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर। वो आदमी बोल ही रहा था कि डॉक्टर सुरेश, देखिए, ये एक पुलिस केस है। जब पुलिस आएगी तभी सब हो पाएगा। उसी वक्त एक कंपाउंडर भागते हुए सुरेश के पास आता है और सुरेश से, डॉक्टर साहब, आप जल्दी चलिए। आपके माँ और पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है। सर, हमने आपको कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन आपका मोबाइल बंद था। हमने गोपाल को आपको बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन आप तब तक घर से निकल चुके थे। हमने आपके माँ और पिताजी की मरहम पट्टी की शुरुआत कर दी है। आप जल्दी चलिए सर। सुरेश कंपाउंडर की ये बात सुनते ही घबरा जाता है। वो जल्दी ही ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता है। अपने माता पिताजी को सामने देख बहुत घबरा जाता है। साथ ही उसे पछतावा भी आता है और अब से वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। अपने माँ पिताजी को इस हालत में देख उसका घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। अब से उसे चाहे रात के समय भी कॉल आए तो वो तुरंत ही भागकर अस्पताल पहुंच जाता था। राजापुर नाम के गांव में मनोज अपनी पत्नी रेखा और एक बेटा सोमेश के साथ रहता था। मनोज के घर के हालात बहुत ही खराब थे। मनोज और रेखा दोनों खेतों में मजदूरी करते थे। गांव में हर किसी की शुरुआत भजन से होती और रात भी भजन से ही होता। मनोज बहुत ही सुंदर भजन गाता था। वो सिर्फ भजन ही नहीं, कई प्रकार के गाने भी गाता था। वो अलग अलग प्रकार के गाने भी बनाता था और दिन भर मजदूरी करते करते गाना गाता रहता था, जिससे उसका दिन बहुत अच्छा गुजरता। वो गरीब थे, लेकिन मन से बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन रामू, जो मनोज के साथ खेतों में काम कर रहा था, वो मनोज से, अरे मनोज भाई, आज आप कोई अच्छा सा भजन या कोई गीत सुना दो। आज बड़ा उदास लग रहा है। अरे रामू भाई, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई बात है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन न जाने आज क्यों थोड़ा सा उदास लग रहा है। एक बार तुम्हारा गाना सुन लूं तो मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। गांव में जब भी कोई उदास हो तो मनोज उन्हें गाना सुनाकर प्रसन्न कर देता, जिससे उनका दिल खुश हो जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रामू का भतीजा सुभाष गांव में आता है और वो मनोज को गाना गाते सुन लेता है। सुभाष ने अभी अभी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। सुभाष बहुत ही ज़्यादा होशियार लड़का था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना उसे अच्छे से आता था। एक दिन वो मनोज को गाना गाते सुन लेता है।
कि तभी वो मन ही मन, अरे ये मामा जी तो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ इस बात से कि कोई इतना सुंदर गाना भला कैसे गा सकता है, वो भी बिना किसी से सीखे। अगर मैं ये इनका बनाया गाना YouTube पर अपलोड कर दूं और इसमें कुछ इनोवेटिव ऐड कर दूं, तो अगर ये गाना चल पड़ा तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। अब शाम के समय सुभाष मनोज के पास आकर, अरे मामा जी, मैं चाहता था कि अगर मैं आपका गाना रिकॉर्ड करके YouTube पर अपलोड कर दूं तो। हाँ, अगर आपको कोई एतराज नहीं होगा तो। मामा जी, अगर आपका गाना YouTube पर डाला और वो पूरी दुनिया में अगर फेमस हो गया तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। क्या पैसे मिलेंगे मुझे? और किस बात से बेटा? बेटा, हम तो रहे अनपढ़ लोग, हमें कुछ समझ में नहीं आता। अब तुम ही कुछ बता दो। हाँ हाँ चाचा जी, सब कुछ बताता हूँ। देखिए, अगर मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड करूँ और उसे इंटरनेट के जरिए फेसबुक या यूट्यूब पर डाल दूँ तो उसे बहुत सारे लोग देखेंगे। अगर वो गाना फेमस हो गया तो आपको ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये बात है। इतना ही नहीं मामा जी, अगर वो फेमस हो गया तो आपको खेतों में मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं, आप बेटों को अच्छे से पढ़ा पाओगे। सुभाष की बातें सुनकर मनोज ने हाँ कर दिया और उस दिन से जब भी मनोज गाना गाता तो सुभाष उसकी अलग अलग वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करता और फिर उसे एडिट कर यूट्यूब, फेसबुक पर अपलोड करने लगा। सुभाष ने बहुत ही कम समय में मनोज के कई सारे वीडियोस बना लिए और शहर चला गया। मनोज का गाना इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला था कि हर कोई उसे पसंद करने लगा। उसकी शब्द रचनाएं इतनी अच्छी थी कि गांव के लोगों की तरह पूरे शहर में वो फेमस हो चुका है। बहुत ही कम समय में सुभाष ने कई सारा पैसा कमाया, लेकिन पैसे ने उसे अंधा कर दिया। अब वो शहर जाकर मनोज से जो कहा वो सब भूल चुका था। सुभाष मन ही मन, अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है मैंने। आज मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ। अब मुझे ऐसे ही गांव गांव जाकर मनोज जैसे लोग ढूंढने होंगे ताकि आवाज उनकी, तस्वीर उनकी, बैकग्राउंड सब कुछ उनका। मेरा सिर्फ दिमाग इस्तेमाल कर मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ। सुभाष का मन पूरी तरह से लालच से भर चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि किसी की बद्दुआ क्या होती है, लालच का फल क्या होता है। वो अपनी मस्ती में धुत था। यहाँ मनोज सुभाष की राह देख देख कर थक चुका था। मनोज की पत्नी रेखा कुछ दिनों से बीमार थी, तो एक दिन मनोज रामू से, अरे रामू, तेरा भतीजा मुझसे कहकर गया था कि जब वो वापस आएगा तो मुझे कुछ पैसे देगा, लेकिन वो अभी तक वापस ही नहीं आया। अरे मनोज, पता नहीं, जब से वो शहर वापस गया है उसने किसी से बात भी नहीं की। मुझे तो जैसे वो भूल ही चुका है। भाई, तुम तो जानते हो रेखा की आजकल तबीयत कितनी खराब है। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर तुम सुभाष से बात करके देखो तो। हाँ जरूर, मैं आज शाम को ही सुभाष को फोन करके देखता हूँ। अब रामू शाम के समय सुभाष को कॉल करता है और उसे मनोज के बारे में बताता है। तो सुभाष मन ही मन, अरे ये मामा जी भी ना। अरे बेटे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था। क्या? कौन मामा जी? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे बेटा, वही मनोज जो हमारे गांव में रहता है और उसके गाने तुमने रिकॉर्ड किए थे। अच्छा वो। अरे क्या बताओ मामा जी, मनोज मामा जी का एक भी वीडियो नहीं चल पाया, तो उनको पैसे कहाँ से दूं मैं? मनोज की पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे मामा जी, मैंने किसी का ठेका थोड़ी लेकर रखा है। आप उन्हें बता दीजिए कि मैं उन्हें कुछ पैसे नहीं दे सकता। रामू बड़े ही दुख के साथ मनोज को ये बात बताता है, लेकिन उसी दौरान गांव का एक लड़का जो शहर में पढ़ने गया था वो भागते हुए मनोज से मिलने आता है और मनोज से, चाचा जी, क्या कमाल का गाना गाया है आपने। मैं तो बता ही नहीं सकता, कितने फेमस हो चुके हैं आप। लड़के की बात सुनकर रामू और मनोज दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उन्हें समझ में आ चुका था कि सुभाष उन सबसे झूठ बोल रहा है। अब गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग बैठकर टीवी न्यूज़ वालों को अपने गांव में बुलाने का सोचते हैं। अब टीवी न्यूज़ वाले लोग बड़े ही खूबी के साथ सुभाष का असली चेहरा सबके सामने लाते हैं। न्यूज़ पर अपने आप को देखकर सुभाष भागते हुए मनोज के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और अपने कमाए पैसों में से कुछ पैसे मनोज को दे देता है। और इतना ही नहीं,
हर महीने 50,000 रुपए देने का वादा करता है।